बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, आज शाहराह दस्तूर पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और IMF के वफ्द के दरमियान निहायत अहम मुलाकात हुई है और अदालती एहतसाब समेत जजेस के खिलाफ शिकायत के अजाले के ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया है। इसके ऊपर हम तफसीलन बात करने जा रहे हैं, मगर एक और भी बड़ा अहम मामला है, वो ये है कि 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस की हुकूमती तैयारियां हुकूमत की तरफ से गिला किया गया है कि खत मीडिया के पास पहले क्यों पहुंच जाता है, इसके अंदर क्या कहानी है। बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो आप लोगों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। मगर जहां पर खत की बात करते हैं तो आज चीफ जस्टिस साहब ने भी रिमार्क्स दिए हैं कि खत लिखने की आदतें पुरानी हैं, जल्द ठीक हो जाएंगी, मगर थोड़ा सा इसके अंदर वक्त लगेगा। किसके खत के हवाले से ये गुफ्तगू चीफ जस्टिस साहब ने की है, ये भी आपके सामने रखेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं वो बिजलियां बन के गिरे हैं। क़यानी साहब ने कहा है कि जी अदलिया, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट सब कुछ कोलैप्स कर चुका है। इस बयान के ऊपर जो स्पीकर नेशनल असेंबली है वो बड़े खाइफ हुए, नाराज हुए और उन्होंने जज साहब के इस बयान को पार्लियामेंट के ऊपर हमले के हवाले से गर्दाना कि जी उन्होंने तो पार्लियामेंट के ऊपर हमला कर दिया है। अयाज सादिक साहब ने ये जो रिमार्क्स दिए हैं और असल में इस पूरे मामले के पीछे क्या मुद्दा था, ये भी आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे। आमिर साहब, मैंने अपने इस पूरे इंट्रो में वो खबर नहीं दी जिसका सवाल मैं पहले आपके सामने रखूंगी। सवाल मेरा ये है कि हुकूमत का दावा है पिछले कई सालों से महंगाई इस वक्त कम सतह पर आ गई है, मगर जो अरकान पार्लियामेंट है उनके घर का चूल्हा नहीं चलता इस तनख्वाह से। अरकान असम्बली की जो पार्लियामेंट के अंदर तनख्वाहें, अलाउंसेज हैं, उनके इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर हुआ और हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने इसका खैर मकदम किया। जी, ये बहुत ही अहम आपने इशू रेज़ किया है, मगर मैं उससे पहले ज़रा एक बहुत तशवीशनाक और एक बड़ी परेशान कुन खबर ये है कि 16 पाकिस्तानी लिबिया के साहिलों से यूरोप जाते हुए डूब के समंदर में मर गए हैं। और ये खबर अब तवातर के साथ आती है, हर हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये आती है। कभी 40 लोग, कभी 35 लोग, कभी 60 लोग जो है। तो ये कासी करती है पाकिस्तान की सूरत हाल की कि इस वक्त लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं, किसी सूरत हाल में भी वो यहाँ नहीं कर रहे। और ये इतलाएँ आ रही हैं कि साल 2 में शायद 7 लाख पाकिस्तानी जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार नहीं है। बेरोज़गारी जो है वो 11% तक चली गई है, 8% से तकरीबन 11% हो गई है। 2 करोड़ सिर्फ नौजवान हैं जो कि इस वक्त बेरोज़गार हैं। क्या करें, नौकरियां नहीं है, गुजारा नहीं चलता, तो हर कोई यहाँ से दौड़ रहा है। उस पे राय में जब ये आपकी बात करते हैं कि आज कौमी असम्बली के अंदर जो है कसरत राय के साथ जो है उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का वो कर लिया। 2,18,000 से अब उन्होंने 5 लाख और 19,000, ये तकरीबन 150% इजाफा है। कहने को आर्गूमेंट ये वो देते हैं कि जी देखें महंगाई नहीं होती, गुजारा नहीं चलता। पर बात यह है कि ये जो दुनिया भर में जो पब्लिक ऑफिस के लिए ऑप्ट करता है, ये सर्विस के तौर पे किया जाता है कि जनाब मैं इसके अंदर इसके ये तनख्वाहें ये घर के चूल्हे चलाने के लिए नहीं किया जाता। दूसरा कि आप शाहाना खर्चे देखें, जिस तरीके से वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ SUVs आ रही होती हैं, इनकी कोठियाँ देखें, इनकी एंटूराज देखें जिसमें घूमते हैं, उसके बाद ये करना। और ख़ास तौर में जबकि इस मुल्क के अंदर मैंने भी जिस तरह बेरोज़गारी का फिगर दिया, वेजेस जो हैं वो पाकिस्तान में ये शुमारियात के इदारे के फिगर्स हैं, वो 20% कम हो गई है। मजदूरी कम हो रही है, आम आदमी की तनख्वाहदार तबका जो है वो पिस गया है। जो ख़ास सरकार के तो उन्होंने 25% तक जो है तनख्वाहें बढ़ा दी। प्राइवेट सेक्टर में जो आपकी और मेरी तनख्वाहें हैं वो 45% तक टैक्स दे रहे हैं। तो इतना ज़्यादा टैक्स है। और उस दौरान में जो है ये कौमी असम्बली का एक सिंबॉलिक बात होती है कि IMF आ रहा है, वो अपने कहता है खर्चे कम करें। तो आपने लोगों को मैसेज देना होता है कि इस मुश्किल हालात में जो है, और ख़ास तौर पे जो आपने जिक्र किया, जब आपका क्लेम दावा ये है कि महंगाई बिल्कुल जो है बहुत कम, 2-2.5% सिर्फ रह गई है, तो उसमें 150% तनख्वाह बढ़ाने की जस्टिफिकेशन क्या है? ये
ये एक बड़ी तकलीफ दह बात है। और उसके अंदर तमाम ही पोलिटिकल पार्टी शामिल हैं, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, JUI, नेशनल पार्टी और तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी है, आज़ाद अरकान भी उसमें शामिल जी। हैं। तहरीक इंसाफ के इसमें 67 अरकान हैं और ये जो हैं इसमें वो शायद खटक साहब फरमा रहे थे कि ये तनख्वाहों में इजाफा हराम है, वो भी तो उन्होंने भी जो अप्लाई किया हुआ है, दस्तखत उनके भी शामिल हैं कि हमें उसके बाद जुनैद चाहिए। अकबर साहब जो कि इस वक्त ये पूरी लीड कर रहे हैं, उनको भी अपनी तनख्वाह बढ़ाने की ज़्यादा फिक्र है। अनवर ताज, अब्दुल लतीफ़, शाह अहद अली, ये लंबी लिस्ट है PTI के लोगों की। शेर अफजल मरवत साहब भी जो है ना, उनका भी गुजारा नहीं चलता, उन्होंने भी दस्तखत किए कि जी हमारे तनख्वाह में इजाफा किया जाए। मुझे कई चीज़ों पे आज याद सादिक साहब स्पीकर साहब पे एतराज़ है, मगर इस बात पे वो ठीक कहते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी ये जाली असम्बली है और दूसरी तरफ आप तनख्वाहें भी लेते हैं और बढ़ाना भी चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सिग्नेचर्स करें, उन्होंने कहा जी आप जिसको एतराज़ है ना वो बेशक तनख्वाह ज़्यादा ना ले या तनख्वाह ही ना ले। तो ये हम ये कहते हैं कि पार्लियामान का पहले ही हमारा ये रहता है कि ये उतनी फ़ाल नहीं रह गई, काफ़ी हद तक गैर फ़ाल है। और स्पीकर साहब ने इसके साथ ये बड़ा बुरा मनाया है। उन्होंने कहा जनाब ये जो बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब के बयान के पर उन्होंने कहा जी ये वज़ीर कानून को कहा है कि जी उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने क्या कहा था, उन्होंने कहा जी अदलिया एक जजमेंट के दौरान फैसला करते हुए कि अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब ज़मीन बोझ हो चुके हैं, पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। ये बहुत बड़ी और जो है 24-25 करोड़ लोगों में लड़ाई करने वाले ज़्यादा और बचने वाले कम हैं। अदलिया रियासत का स्तून है, मगर रियासत का स्तून तो सब हवा में ही है, अपने आप को शामिल करके, जिस पे स्पीकर साहब ने बहुत बुरा मनाया और वज़ीर कानून से कहा कि मौजूद जज को पैगाम दे, इस तरह का बयान पार्लियामेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो बात यह है कि स्पीकर साहब इतना जो बुरा मना रहे हैं कि जब पार्लियामान बुलडोज करती हो कानून साजी, 26वीं आईनी तरमीम चुटकियों में जो है ना पास कर दी जाए, उसके ऊपर कोई डिस्कशन ना की जाए और सिस्टम ही उसके ऊपर खड़ा हो जाए। उसके बाद जनाब लोग पार्लियामान के अंदर से घुस के जो है ना पार्लियामेंटेरियंस को उठा लिया जाए और किसी को खबर ना हो। उसके बाद जो है वहाँ लोटे बनवाए जाके जो है तरमीमें पास करवाई जाएं। तो जब इस तरह का हो, उसके बाद अगर तनकीद कोई करे या हमारे जैसे लोग भी बात करें तो उनको ये जजों को भी तंबीह की जाए कि आप की जुर्रत क्या है। अब तो पीका का कानून आ गया, उसके अंदर भी शामिल कर गया है कि हम 25-25-30 साल जो है पार्लियामेंट के ऊपर बहरहाल एक तनकीद की जाती है अच्छी चीज़ों पे और इस्लाह के लिए इस्लाह के लिए जो है। अब इसको इतना वाटर टाइट ना कहें जी कि जज साहब ने ये क्यों कह दिया कि इदारे ऑफ कोर्स जो है एक ओवरऑल माशरे के अंदर एक तनज़ली है और इदारों के अंदर भी एक तनज़ली है, ये हर पाकिस्तानी को, हर बच्चे को नज़र आ रहा है। तो उसके साथ ये इस तरह सख्त किस्म लेकिन गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर दे दिया ना। आमिर साहब, इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर किसी सतून के पांव हवा के अंदर हैं तो फिर इसका सबब यह है कि उस सतून के अंदर अपना खोखलापन है। ये गवर्नमेंट का आप कह सकते हैं इसको। तो बिल्कुल इसके अंदर फिर वो एग्जीक्यूटिव भी आ जाती है, सतून जो है 3 ही है ना, अदलिया भी आ जाती है, पार्लियामान भी आ जाती है और एग्जीक्यूटिव भी इसके अंदर शामिल होती है, ये इंतजामिया जिसे कहते हैं। तो सारों के ही हवा के अंदर पांव हैं, तो वो फिर इनका कसूर है, फिर अपना कसूर भी वो मान रहे हैं। तो ओवरऑल जो है इतने ज़्यादा इसके ऊपर सख्ती नहीं करनी चाहिए। मगर ये जो तरजीहात हैं कि आप तनख्वाहें बढ़ाने के ऊपर लोगों के ज़ख्मों पे पानी छेड़ने वाली है कि आपको वहाँ पे अवाम की फलाह के लिए, पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर सोल्यूशन देने के लिए वहाँ बिठाया हुआ है और आपको फिक्र पड़ी हुई है जी अपने तनख्वाहें बढ़वाने की। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ PTI के जो कि ये कहते रहते हैं कि जनाब ये जाली असम्बली है, ये जो है इसके अंदर जो है उसके बाद ये करना जो है, ये मैं समझता हूँ PTI की बिल्कुल जो है। एक और भी आमिर साहब मामला था, वो उसी तरफ अभी हम बढ़ेंगे। वो शाहराह दस्तूर पे जो मुलाकात हुई है, सब नजरें आज पाकिस्तान में इस मुलाकात के ऊपर थी कि IMF का डेलीगेशन आज चीफ जस्टिस से मुलाकात करने जा रहा है और इस मुलाकात को बड़ा कीनली वॉच किया जा रहा था कि क्या इसके अंदर से निकलेगा।
जी, IMF का डेलीगेशन जो है वो जुडिशल कमीशन से भी मिलेगा, मगर अभी फिलहाल उनकी चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई है। उसका एक एलामिया भी जो है इशू किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि IMF से कहा था कि आपको तफसील देना हमारा काम नहीं है, मगर मुलाकात ये तरीक़ाकार नहीं है, मगर क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दरख्वास्त की ली इसलिए जो है चीफ जस्टिस उनसे मिल लिए। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है और वफद को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का भी बताया और वफद को बताया कि मातहत अदालतों की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं और वफद ने कहा कि माहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने जवाब दिया कि इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। अभी जो है ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि IMF का जो डेलीगेशन आया है ये 19 गवर्नमेंट के इदारों को ये तकरीबन मिल रहा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है और गालबन FBR भी शामिल है और ये जुडिशल कमीशन के पास भी जा रहा है, जिसके अंदर जो पहले एक जो शहबाज राना ने खबर दी थी कि वो जजेस की तरक्कियों और अपॉइंटमेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे, आज़ादी इजहार के मुतालिक भी बात करेंगे। आज हमारे दफ्तर वालों ने इनको लिखा IMF को कि ये बताया गया कि ये पाकिस्तान गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट उन्होंने देनी है, इसकी वजह से है। तो ये कितना यूजुअल है, तो उनकी IMF की तरफ से आया कि ये और भी मुल्कों में किया गया है, पाकिस्तान में स्टैंडर्डाइज्ड है। मगर बहरहाल ये क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर जो है दिन ब दिन जो है आप देखें IMF की, जब आपके मुल्क की सूरत हाल ठीक ना हो, आप इकनॉमिकली फंसे हो तो शराइत बढ़ती जा रही हैं। पहले हमें जो मिल जाते थे IMF के जो ट्रांश मिल जाते थे, अभी इस दफ़ा उन्होंने कंडीशंस रखी कि जी आप पहले अपने जो आपने दोस्त ममालिक से कर्जे लेने हैं, UAE से, सऊदी अरेबिया से, चाइना से, उसको पहले आप री रोल करवाएं, जो कि री रोल हुए और हर साल हम उसके ऊपर बहुत खुशियां मनाते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मसाइल का हल नहीं निकाल रहे और दिन ब दिन हर साल जो है हमारे जो दोस्त मुल्क भी उनकी भी शराइत बढ़ती जा रही हैं और अब वो स्टेज पे आ गए हैं, वो भी कहते हैं कि इसके बदले हमें क्या देते हैं। तो हम अपने फैमिली सिल्वर बेचने पे आए हुए हैं, हमने भी रिको डिक के भी शेयर्स बेचे हैं और आइंदा पता नहीं क्या नेक्स्ट ईयर क्या होगा, मगर अभी कोई मसाइल नहीं इसमें से निकल रहे। लेकिन आमिर साहब सवाल तो यही उठ रहा है कि अगर इकोनॉमी का मामला IMF देखता है, मुआशी सूरत हाल को देखता है, तो इसमें अदलिया का क्या किरदार है? अदलिया के साथ जो उनकी मुलाकातें हैं या मुआहदे के अंदर अगर ऐसी शिक शामिल की गई है तो उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है? क्यों मुआहदे के अंदर ये शिक को शामिल किया गया IMF के साथ? गवर्नमेंट इसको अंडरप्ले कर रही है कि कोई अच्छी बड़ी बात नहीं है, मगर बहरहाल क्योंकि IMF के जो मेजर डोनर्स हैं वो सबसे बड़ा डोनर अमेरिका है और EU है, UK भी उसके अंदर आता है। याद रहे कि ये तमाम तीनों जो हैं दो मुल्क और EU एक इकोनॉमिक अलायंस है, वो ख़त लिख चुकी है EU के हम जो है GSP प्लस जो है आपने प्रोटोकॉल साइन किए हुए, उनको मिलिट्री कोर्ट्स पे ऊपर एतराज़ है, उनको अभी जो है आज़ादी इजहार के वल्पीका के कानून के ऊपर जो है इजहार किया गया है काफ़ी इंटरनेशनल इदारों की तरफ से, और अमेरिका और UK की तरफ से ये स्ट्रिक्चर्स आ चुके हुए हैं। तो ये अब इन चीज़ों को भी इकोनॉमिक वायबिलिटी के अलावा शामिल करना, बहरहाल अगर चंद मुल्कों की और की भी असेसमेंट की जा रही है तो ये कोई हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। अभी पता नहीं, उम्मीद की जाती है कि ये मार्च के अंदर जो है 14 मार्च तक शायद उनका टीम होगी कि क्या नतीजा निकलता है। जो हमें बताया जाता है कि उनके कोई 5 जो है ना बेंचमार्क्स थे, 2-3 के अंदर जो है सूबों के अंदर सरप्लस, हालांकि पंजाब के अंदर जिस तरीके से सरप्लस दिखाया गया थोड़ा सा डूबियस ही है, मगर वो पूरा है। और भी 2-3 बेंचमार्क्स पूरे किए गए हैं। जो सबसे बड़ी रुकावट एक आ रही है वो है टैक्सेस का टारगेट पूरे नहीं हुए। 470 अरब रुपए का डेफिसिट आ रहा है।
अब वो पता नहीं किस तरीके से वो पूरा किया जाएगा। अगर आप मुझे इजाजत दें आमिर साहब, चूंकि इकोनॉमी के ऊपर भी बात कर रहे हैं, अदलिया के हवाले से भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर झगड़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर साहब झगड़ा साहब की तरफ बढ़ता है। जी तैमूर खान, ये आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे हुए हैं केपी में, ये हमें बताया जा रहा है कि जो IMF का डेलीगेशन आया हुआ है और वो अभी चीफ जस्टिस साहब से मिला है और वो जुडिशल कमीशन से भी मिलेगा जिसके अंदर 2 आपके भी अरकान हैं, तो ये कहा जा रहा है ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी यूजुअल सी चीज़ है। तो वाकई ही ये यूजुअल चीज़ है या ये कितना सीरियस मामला है? देखिए आमिर, मुझे कोई और मुल्क दिखा दे जहां पे IMF के मिशन इस तरीके से आते हैं। वो जिक्र आज उनके हमने खत लिखा था, उनका और भी चंद ममालिक है जहां पे ये असेसमेंट करवाई जाती है। जब आप उन मुल्कों के नाम देख लेंगे ना, तो वो सारी बनाना रिपब्लिक इकोनॉमीज होंगी। हम तो अपने आप को न्यूक्लियर सुपर पावर कहते हैं ना। मुझे तो पिछले IMF प्रोग्राम्स में कभी ऐसे नहीं याद। ये आपको दिखाता है कि आप कितने कमजोर हो गए। कितनी शर्म की बात है कि IMF जो है वो कह रही है कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलते हैं कि हमें पता हो कि आपके जुडिशल सिस्टम में कोई दम है या नहीं। पता नहीं वो सच बोलते हैं या नहीं बोलते, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाए कि हमारे जुडिशल निजाम में क्या हो रहा है, तो फिर उसके बाद वाकई अगर वो इसके बेसिस पे आपको पैसे रिलीज कर रहे हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में पैनिक बटन बजना चाहिए। इतनी शर्म की बात। इसके अलावा आमिर साहब, वैसे ये है कि जो चीजें आपसे IMF करवा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि ब्यूरोक्रेसी आपकी जो सीनियर है कि उनके एसेट डिक्लेरेशंस पब्लिक हो, या कि आप अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो डिसिप्लिन के साथ कंट्रोल रखें, ठीक है जी, या आप अपने पेंशन का निजाम ठीक करें, ये तो सारी चीजें आपको खुद करनी चाहिए। ये आपको दिखाता ये है कि आप ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल एक भी स्टेप नहीं ले रही कि ये एक इकोनॉमी को ठीक कर ले, और उसके साथ ये भी दिखा रही है कि इनकी बार्गेनिंग पावर कितनी वीक है। यानी कि कल IMF इन पे जितना प्रेशर डालेगा इनको मानना पड़ेगा, बिकॉज याद रखें जिस बार इनको IMF का किस्त ना मिला, तो जो ये वो जाली इकोनॉमिक रिकवरी की बात कर रहे हैं, वो तो उस दिन जो है वो ठप हो जाएगी। वो आप कह रहे हैं जाली इकोनॉमिक रिकवरी, मगर यहाँ रोज़ नवाज शरीफ साहब मुबारकबाद दे देते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने जो है इकोनॉमी ठीक कर ली है। इन्फ्लेशन वो कहते हैं कि बहुत रिकॉर्ड लो 2.9 के ऊपर आ गई है। फिर और इस तरह के 2-4 फिगर, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो कहते हैं बड़ी मुनासिब है, रिजर्व्स बड़े मुनासिब हैं। 33% जो है रेमिटेंस जो है वो 33 बिलियन से 35 बिलियन आना जा रही है। वो कह रहे हैं इकोनॉमी तो स्टेबलाइज हो गई है। जाके सड़क पे पूछे ना कि लोग क्या कहते हैं। इनका सबसे बड़ा दावा ये है कि 40% से ये जो है वो महंगाई की शरह नीचे लाए। सवाल यह 40% पे लेके कौन गया था? आपको याद है जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो खान साहब बार बार कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल से इकोनॉमी संभाली है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप लाएंगे, पाकिस्तान की आवाम को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये जो पिछले 2-2.5 साल में लोगों की इनकम्स तबाह हुई हैं, अब ये कह के कि हमने इकोनॉमी को संभाल दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो महंगाई की शरह नीचे आई है, जिसका एक्चुअली मतलब ये है कि कुछ चीजों पे मजीद जो प्राइस की इंक्रीज है उसका रेट कम हुआ है, वो सिर्फ इसलिए है कि IMF पैसे दे रहा है। और जितने शराइत IMF बार बार रख रहा है, किसी के लिए जिंदगी आसान नहीं हो रही, क्योंकि ग्रोथ जीरो है। जिसको ये स्टेबलाइजेशन कहते हैं वो इसलिए कि डिमांड ही खत्म हो गई। लोगों की कुव्वत खरीद इतनी कम हो गई कि हर किसी ने अपने बजट को देख के या अपनी छुट्टियां जो है वो कम कर दी, या जो वो ग्रोसरी लेते हैं वो कम कर दी, खर्चा देख रहे हैं, बिजली के बिल देख रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ वो टैक्स भी ज्यादा दे रहे हैं। और ये सारे काम कोई भी हुकूमत जो है जिसके पास अवाम का मैंडेट ना हो,
वो कर ही नहीं सकती। और इसलिए ये सिर्फ वो चीज कर रहे हैं जो IMF उन्हें जबरदस्ती कह रही है। तैमूर खान, मिसाल के तौर पे ये आप जो अगर इकोनॉमी की इतनी बुरी सूरत हाल है और आप सही कह रहे हैं कि 20% वेजेस जो है कम हुई है और ख़ास तौर पे सैलरीड क्लास हमारे जैसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो बिल्कुल पिसके रह गई है। आज कौमी असम्बली के अंदर बिल पास हुआ, उन्होंने 2 लाख से 5 लाख अपनी तनख्वाहें करवा ली। उसके अंदर आपके भी लोग 67 के लोग जो थे वो पेश थे। उसमें जुनैद अकबर साहब भी थे, शेर अफजल मरवत साहब भी थे। और एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये असम्बली जाली है, दूसरी तरफ आपको वहाँ पे इसलिए भेजा गया कि आप अपनी तनख्वाहें बढ़ाएं। और ये आजकल के उसमें क्या लोगों को पैगाम दे रहे हैं, लोग पिस रहे हैं, जिस तरह फरमा रहे हैं कि सड़कों पे जाके हाल पूछें। तो ये आपके लोग भी अगर इसमें तनख्वाहें बढ़ाने में शामिल हैं तो क्या सोचें हम फिर? देखिए, मैं इसकी मुखालफत करता हूं। हमने ये रेस किया था, उमर अयूब खान ने कहा था कि उसने इसकी मुखालफत की थी। मेरे ख्याल में जो इशू है वो ये है कि कुछ लोग जो हैं वो जरूर ऐसे पोजीशन में, खास तौर पे जो मिडिल क्लास पॉलिटिशियंस हैं, जो मिडिल क्लास से आते हैं, कि ये तो वाकई सच है कि पूरे पाकिस्तान में किसी का अपने तनख्वाह पे गुजारा नहीं हो रहा। नहीं, मिडिल क्लास में बात यह है कि उनको कौन कहता है पब्लिक ऑफिस के लिए, पब्लिक ऑफिस के लिए आप ऑप्ट ये करते हैं कि आप। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, जी, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। आपकी तनकीद इस पे बिल्कुल ठीक है। ये वक्त हमें जितना भी मुश्किल हो, एज लीडरशिप ऑफ द कंट्री, मेरे ख्याल में ना कभी ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें इस तरीके से ज्यादा होनी चाहिए थी जो कि थी, ना इस वक्त में पार्लियामेंट को जो है वो अपनी तनख्वाहें ज्यादा करनी चाहिए थी, क्योंकि ये पैगाम गलत भेजता है। और यही तो पाकिस्तान का इशू है कि हम बाहर की दुनिया को क्या बताएंगे कि हम क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कि जब हमारी जो पूरी लीडरशिप है वो अपने आप को स्पेस देने के लिए अपनी तनख्वाहें ज्यादा करती है, और अवाम से कैसे, या सैलरी क्लास से हम कैसे तैमूर खान, एक और इशू जो IMF के मैं बात करना चाह रहा था कि उमर अयूब का मैं बयान देख रहा हूं, क्योंकि जुडिशल कमीशन से भी मुलाकात करनी है। वहां पे उमर अयूब और अली जफर आपके भी 2 नुमाइंदे हैं। वो कह रहे हैं जी हम उसके अंदर जो है ना एक अपना मौका भी पेश करेंगे और एक डोसियर वहां पे उनके सामने रखेंगे। एक क्या डोसियर में है, और दूसरा फिर ये इल्ज़ाम लगता है कि IMF की बहरहाल हमारी लाइफलाइन इस वक्त बनी हुई है, अगर कोई ऐसी रुकावट आती है जिससे ट्रांस रुकता है तो ये एक नेशनल कॉज बन जाती है। तो एक तबका है जो इसके ऊपर आपके ऊपर इल्ज़ाम धरता है, क्या कहेंगे? आमिर, ये ब्लेम मेरे पे भी लगा था, आपको याद है। मुझे ये बता दें, लेट्स से कि उस वक्त की बात भी ले लेते हैं और अभी भी। आपने सरप्लस का कहा कि मुल्क जो है वो सरप्लस छोड़ेगा, आपने खुद से सूबों के टारगेट दिए बगैर सूबों से पूछे, और आप एक सूबे को, जिसका मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, उसको उनके पैसे ना दे और मुझे फोन करके कहें कि यार खैर है IMF को झूठ बोल देते, और फिर कहें कि देखें गद्दार ये है। तो ये मेरी गलती है या ये गलती जो है वो उसकी है जो कि झूठ बोल रहा है IMF को? पहली बात। और आज भी, और ये मैं बार बार सुनता हूं, उस दिन मुझे जो है वो कोई प्राइवेट महफिल में कह रहा था कि देखिए आपके साथ जुल्म तो बहुत हो रहा है, लेकिन आप GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ कुछ ना कहें, क्योंकि अगर GSP प्लस स्टेटस गया तो PTI की गलती होगी। भाई, कंडीशंस आप नहीं मीट कर रहे, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल आप कर रहे हैं और कहते हैं गलती जो है वो PTI की है। IMF की कंडीशनैलिटीज पता नहीं जो भी आपने साइन की है, ठीक है, उनके जो है वो चार्टर में लिखा है कि हम पैसे इन मुल्कों के को देंगे जहां पे ये हो, रूल ऑफ लॉ हो, ये हो, ये हो, ये हो। आपने 26वीं तरमीम के साथ जो है वो मजाक कर दिया। पूरी दुनिया में जो सबसे विजिबल पाकिस्तानी है, जो सबसे फेमस पाकिस्तानी है, आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसको गलत मुकदमे पर आपने जेल में डाला है। फिर आप कहते हैं कि जी अगर आप बोलेंगे और कुछ होगा तो फिर गद्दार आप हैं। आई एम सॉरी, हु आर यू फूलिंग? उस डोसियर में क्या है, आप डोसियर में क्या है? क्योंकि चीफ जस्टिस से जब मुलाकात हुई, जो उसमें प्रेस रिलीज आई है, उसमें तो ये तासुर मिलता है कि उन्होंने तसल्ली और तशफ़ी करवा दी है उनकी डेलीगेशन की कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ बिल्कुल अपनी पटरी पे चल रहा है।
आपके ख्याल में इनको अखबार नहीं नजर आते कि 2 जजेस जो हैं वो एक दिन पहले जा चुके होंगे? या आपको ख्याल में उनको ये नहीं नजर आएगा कि जो फेडरल कैपिटल का ही हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके जो सारे जजेस थे उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि हम जो हैं वो हमारे पे प्रेशर है स्टेट का कि गलत फैसले दे। मैं पॉइंट करूं ना करूं ये और बात। डोसियर में आपकी नॉलेज में है कि डोसियर में क्या है जो उनको दिया जा रहा है? मैंने एक और प्रोग्राम पे सुना है, मैंने डोसियर का नहीं सुना, शायद फैसल चौधरी ने, आप कह रहे हैं कोई ये हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कंफर्म किया था इस खबर को कि खान साहब की हिदायत के ऊपर वो उन्हें फराहम किया जाएगा और 300 से जायद सफात के ऊपर मुश्तमिल होगा ये। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि स्टेक होल्डर है और पाकिस्तान के अवाम के साथ कोई ज्यादती जो है वो हो रही हो, और मैं बार बार ये कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं नहीं चाहता कि IMF की फंडिंग बंद हो ना हो, लेकिन दुनिया को असलियत पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और ये कहना चले आप मुझे कहें कि जी आप इलेक्शन हार गए, आपके मुखालिफ के 1600 वोट थे, आपके 25,000 थे, लेकिन आप बोले ना पाकिस्तान की बदनामी होगी। आमिर आप ही मुझे कह दें ये इंसाफ है या नहीं है? सच्चाई तो है। आप जिक्र कर रहे थे कि 2 जजेस जो कि जुडिशल कमीशन में बाइकआउट कर रहे हैं, तो आज राना सनाउल्लाह ने आज न्यूज़ के अंदर प्रोग्राम में ये कहा है कि हम 2 सीनियर जजेस के खिलाफ रेफरेंस बना रहे हैं, ये हर मामले पर खत लिख देते हैं और जो है इनका तर्ज अमल के ऊपर जो है कमीशन बनाया जा सकता है। राना सनाउल्लाह को मैं तजवीज़ ये करूंगा कि ज्यादा धमकियां ना दे। The wheels of history keep on turning. आप लोग बंद गली में अभी एंटर हो चुके हैं। आपको पता है कि अभी आपको अपनी गुनाहें छुपाने का कोई तरीका नहीं है, इसके अलावा कि आप रिप्रेशन इंक्रीज करते जाएं, बढ़ाते जाएं, जुल्म बढ़ाते जाएं। मैं इन जजेस को भी खराज तहसीन पेश करता हूं, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी खराज तहसीन पेश करता हूं, मैं मीडिया में भी हारो सबास को खराज तहसीन पेश करता हूं। उनको PTI के सपोर्टर्स होने की जरूरत नहीं है। इसमें ऐसे जजेस हैं बाबर सत्तार साहब की तरह कि जिनकी हमने मुखालफत की थी। मैं जरा टाइम महदूद है तो एक 2 और टॉपिक आपसे टच करना चाहता हूं। अभी आपका स्वाबी में जलसा हुआ तो जो स्टेज के ऊपर आपस की लड़ाइयाँ नजर आई, उससे कोई अच्छा तासुर नहीं गया कि आप बाहर क्या लड़ेंगे, अंदर की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती। मुझे लगता है जुनेद अकबर साहब, उनको सदर तो बना दिया गया है, वो कंट्रोल में नहीं हैं। ये डिविजन्स जो थी, बजाय इसके कि वो कंट्रोल कर पाते, डिविजन्स और ग्रुपिंग बढ़ती भी नजर आ रही है, खासतौर पे KP में। नहीं आमिर, मैं ये कहूँगा कि मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये कि बड़ा ज़बरदस्त जलसा था, क्योंकि एक फ्रेश लीडरशिप के साथ हो। आप सिर्फ पिछले जलसे से कंपेयर करें, उससे माशाल्लाह बड़ा था, उससे जो जोश था वो ज्यादा था। आप ये देखें, जोश की बात नहीं मैं कर रहा, मैं लीडरशिप के जोश की बात कर रहा हूं। मैं उस पर भी आता हूं। आप ये देखें कि अगर आप सिचुएशन ले लें कि सिर्फ ये हुकूमत एक बार जो जुल्म और बर्बरियत पंजाब में कर रही है वो ना करे, तो फिर आप देखें कि किस तरीके से लोग निकले। कब तक ये करेंगे? अब डिफरेंसेस की बात हुई, आमिर नेचुरल है, मैं डिनाई नहीं करूंगा क्योंकि आपके भी सामने है, लेकिन जब बड़ी मूवमेंट्स होती हैं, मतलब डिनाई कैसे करेंगे? ये विजुअल्स हैं उसके, अगर प्रोड्यूसर साहब जरा दरमियान में तैयार कर लीजिएगा, जब हो तो दिखा देंगे हम आपको कि कल जो हो रहा है। मैं पॉइंट जो कहना चाह रहा था वो ये था कि जब बड़ी मूवमेंट होती है ना तो उसमें ऊंच नीच आती है, लेकिन ये यकीन करें कि ये डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मकसद जो कि इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली है, इस पे किसी की का डिफरेंस नहीं है। और उसमें आप एक बहुत बड़ा स्टेप ले लें। इसी जलसे में पहली बार हमारे पास अलामा नासिर भी थे स्टेज पे और महमूद खान आचक सही भी थे।
महमूद खान अचकजई जो है वो बड़ा बुरा मना रहे थे कि स्टेज पे जो धमाक चौकड़ी चल रही है, बजाय इसके कि ये आपका अंदरूनी खलफशार कम हो, इशू ये है कि ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुश्किलात जब होती हैं पार्टियों पे तो उनके अंदर जो है इत्तेहाद बढ़ता है या कम हो रहा है। फिर जुनैद अकबर साहब के बड़े मुबहम से, बड़े एम्बिगुअस, एम्बिवेलेंट किस्म के बयानात आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने आज ये उनका मैं बयान देख रहा था कि सारी पार्टी ये कह रही है आपकी कि अब बातचीत नहीं हो रही, ये आपके लीडर साहब की तरफ से भी यही आया था। उन्होंने कहा जी इदारों से भी बातचीत चल रही है, वो हमें कह रहे हैं कि 2 साल इंतजार कर लें, बाद में इलेक्शन करवा देंगे। तो ये बातचीत चल रही है, नहीं चल रही, कौन कर रहा है? मैं तो बातचीत नहीं कर रहा आमिर, मुझे एक चीज पता है, हमें पाकिस्तान में सिविलियन रूल चाहिए, हमें पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल रूल चाहिए। और ये सिर्फ मेरे लिए या आपके लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे सारे इदारों के लिए, मिलिट्री हो, सिविल हो, उन सब के लिए अच्छा है। क्योंकि जब सारे इदारे मजबूत होंगे, जब कठपुतली अदालत नहीं होगी और कठपुतली हुकूमत नहीं होगी, तो पाकिस्तान बेहतर चलेगा। और आपने डिफरेंसेस की बात की, मैं अपना पॉइंट खत्म करता हूं। डिफरेंसेस हैं, लेकिन आपको तारीख कहता है कि ये डिफरेंसेस भी खत्म होंगे। आचकजई साहब को मैं खुद बिल्कुल स्टेज के फ्रंट पे लेके गया था, क्योंकि वो हमारे मेहमान है और वो हमारे इस इत्तेहाद के एक बहुत अहम लीडर है। और ये मैं कहूंगा कि ये भी आप देख लें कि ये मेरी प्रिडिक्शन ले लें कि ये सारी जो प्रो जमहूरियत सियासी ताकतें ये जरूर एक होंगी, क्योंकि इतना ज्यादा जब आप एक सिस्टम को रिप्रेस कर देते हैं, मैं और आप जो भी बात कह रहे हैं इस पे पीका एक्ट लग सकता है। मैं आपको ये पॉइंट आउट करने वाला था कि आप ये अभी जो जुमला कह रहे थे, कठपुतली हुकूमत और ये सारी अब पीका कानून आ चुका हुआ है, तो वो आप हमें कोई दबंग बात करेंगे, मगर कानून एक बन चुका है। क्या है, आज स्पीकर नेशनल असेंबली ने जज साहब को ये कहने पे कि जनाब ये इदारे जो हैं ये हवा में जा चुके हुए हैं, तो वो उनकी सरजनिश की गई है और वजीर कानून को कहा कि इनको जाके समझाएं कि इस तरह की बात ना करें। तो यहाँ जज नहीं कर सकते, तो आप और हम क्या हैं? नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि जज पे भी पीका एक्ट लगा देंगे? नहीं, उन्होंने कहा है कि आज बड़ा सख्त उसका उन्होंने नोटिस लिया है। उन्होंने कहा वजीर कानून जज साहब को बताएं जाके कि ये वो पार्लियामान की किसी तरह से भी इज्जत मजरूह नहीं की जा सकती। उनके ये रिमार्क्स जो है वो पार्लियामान की तज़हीक मानी गई है। आप देखें, शर्म की बात है। मैं तो यही कह रहा हूं कि जो जजेस खड़े हैं अभी भी इंसाफ के निजाम के लिए, वो इस मुल्क पे एक एहसान कर रहे हैं। और शायद टाइम ज्यादा लगा है, क्योंकि इतना जुल्म मुझे अपनी जिंदगी में नहीं याद। मुझे ज़ियाउल हक का दौर भी याद है, उसके पहले 2-3 साल नहीं याद, लेकिन कम से कम जब से यादाश है अर्ली टू मिड 80s से, तो ये नहीं हुआ। मुशर्रफ के दौर में तो ये बिल्कुल नहीं हुआ था। मैं वैसे एक ओवरऑल तासुर देना चाहता हूं कि अब जो है ओवरऑल 2.5-3 साल हो गए हैं पीडीएम की गवर्नमेंट और निगरान गवर्नमेंट को भी मिला लिया जाए, 1 साल जो है इस मौजूदा गवर्नमेंट को हो गया है। पर आपके यहाँ एक बेबसी, एक हेल्पलेसनेस नज़र आती है कि लीगल फ्रंट पे भी, कि अब ये क्योंकि जज बहरहाल आपकी तमाम अपोजिशन के बावजूद, तनकीद के बावजूद लग गए, सुप्रीम कोर्ट में भी लग गए, लाहौर में भी लग गए, इस्लामाबाद में भी लग गए, और आगे अगर फुल कोर्ट भी वो बना दें, जो कि जिस बात का कभी इम्कान है, तो वो उसको तौसीक भी कर देंगे। 26वीं आईनी तरमीम है, तो आपके पास लीगल आईनी ऑप्शन कोई नहीं रह जाती। और जहाँ तक आपके एहतजाज का है, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, आप स्वाबी के अंदर, अपने सूबे के अंदर रह के पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, 5 दफा करें, मगर कोई प्रेशर नहीं है। आमिर, याद रखिए कि 9 मई के बाद जब हर रोज एक कतार थी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो उस वक्त भी हर रोज कोई ना कोई आपके कॉलीग्स कहते थे कि पीटीआई खत्म शुद, इमरान खान खत्म शुद। 8 फरवरी को जवाब मिला ना। मैं यही कह रहा हूं कि मूवमेंट्स में ऊंच नीच होती है। मैं खत्म शुद्ध नहीं कह रहा, मैं थकावट शुद्ध कह रहा हूं कि और बेबस शुद्ध थोड़ा सा कर ही नहीं रहा। मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे 8 फरवरी को वो जवाब मिला जो किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा, तो इंशाअल्लाह इस साल दोबारा भी वो जवाब मिलेगा।
आप सारे रास्ते, बेशक आप हर कोर्ट में कोर्ट पैकिंग हमें ये बताया गया था कि स्वाबी से ये सिलसिला शुरू होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, लायबल क्या है, आपकी टाइमलाइन क्या है, व्हाट वेयर व्हेन? कानूनी जंग भी होगी, सड़कों पे भी होगी, मीडिया पे भी होगी, आवाज की भी होगी। ये जो आप रिप्रेशन हर जगह देख रहे हैं, ये इसलिए देख रहे हैं, बज़ाहिर तो ये सिस्टम बड़ा मजबूत लगता है, लेकिन याद रखें कि सोवियत यूनियन को भी, जो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर था, चूंकि वो रिप्रेशन के जोर पे जो है वो खड़ा हुआ था, दिन नहीं लगे उस मुल्क को 15 टुकड़े जो है वो बिखरने में। ये अभी आपका सबका जो है ना वो दारोमदार उम्मीदों पे और हालात पे है। नॉर्मली जो तारीख का सबक ये है कि ये चीजें करनी पड़ती हैं, होती नहीं है। नहीं कर रहे हैं साहब, आमिर कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं, लेकिन वो करते करते आपको जरूर बीच में जो है वो हिट्स मिलती। अब आप बताएं ना, 26 नवंबर को 26 नवंबर को जिस जोश से हर किस्म का पाकिस्तानी गया था इस्लामाबाद प्रोटेस्ट करने, खैबर पख्तूनख्वा से भी, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान से भी, वो हर तकलीफ सहने के लिए तैयार थे। अभी देख लें कि ये प्रेशर कैसे डालेंगे, ये सारे हमारे कॉलीग्स हैं। लेकिन सर पहले तो प्रेशर इस तरह से बिल्ड हुआ था, आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो सर प्रेशर इसलिए भी ज्यादा बिल्ड हो गया था, इस्लामाबाद की तरफ पूरे मुल्क से कॉल दी गई थी कि आप लोगों ने इधर पहुंचना है। तो अभी एहतजाज का आप लोगों का, आपने कहा ना कि सड़कों पर भी हम रहेंगे और पार्लियामेंट के अंदर भी ये मामला रहेगा, कानूनी जंग भी हम करते रहेंगे। तो अब प्लान क्या है? जो दर हकीकत एक सवाल है वो ये कि क्या इस्लामाबाद की तरफ आएगा या पहले की तरह मतलब ये कहा जाएगा हर कोई अपने हल्के के अंदर एक एहतजाज करेगा, एक रैली सिर्फ अपने हल्के तक निकालेगा, या आप इस्लामाबाद की तरफ आएंगे? आप लोगों का प्लान क्या है? ये तो बड़ी स्पेसिफिक जो है वो आपने सवाल किया। आई थिंक ना तो मैं प्रीव्यू के एग्जैक्ट हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, ना अगर हमने अभी डिस्कस भी किया होता तो मेरे ख्याल में टीवी पे ये कहना कि हम कौन से रास्ते से इस्लामाबाद आएंगे और कौन से दिन आएंगे, इसीलिए स्पेसिफिक पूछ रहे हैं कि ये सारा एम्बिगुअस है, स्पेसिफिक नहीं है, अभी नहीं। पहले जो एक बड़ी अच्छी बात है कि वो नहीं हुआ, जो एक ये तासुर या खौफ था कि जी शांगला बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कल अर्दगान साहब भी आ रहे हैं तो ये बड़ी सिचुएशन यहाँ पे हो जानी थी, फिर क्रिकेट मैच भी बड़े उससे हो रहा है। मगर ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं अदालती जंग करेंगे, ये वकीलों की जो आपकी निकली यहाँ पे जो रैली थी, आपकी तो नहीं, वकला की थी, पर 100 वकील भी नहीं थे। इस्लामाबाद के अंदर जो है 10,000 वकील है, इस्लामाबाद बार का जो है, तो वो वहां उनका कोई ना होने के बराबर था। वहां पे वो बड़ी कमजोर सी जद्दोजहद थी। 100 वकील नहीं है, लेकिन उनको जो है वो डी चौक तक आने नहीं दिया। ये तो आपको दिखाता है कि हुकूमत कितनी डरी हुई है और कितनी कम टॉलरेंस है उनकी जो है वो किसी किस्म की जो है वो डिसेंस के लिए या तनकीदी आवाज के लिए, क्योंकि वो दलदल पे जो है वो ये सारी हुकूमत बनी हुई है। देखिए प्लान ये है कि हमें एक पॉलिटिकल अलायंस बनानी पड़ेगी और सारी प्रो जमहूरियत जो फोर्सेस हैं उनको 1 पॉइंट एजेंडा पे आना पड़ेगा कि ये जो फैशिस्ट रजीम है इसको हटाएं, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो हमें फिर बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी हो, बाकी तंजीमें हो, ताजिर हो, इन सब को भी जो है वो अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। और नंबर 3 फिर सड़कों पे भी प्रोटेस्ट होगी। और मेरे ख्याल में ये सारा कुछ आप जल्दी देखेंगे, और वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया तैमूर खान हमें वक्त देने का। मगर हम जो है आजकल जो ये जुमले जो हैं कठपुतली हुकूमत, फाशिस्ट हुकूमत जो है, ये पीका के कानून के बाद बहरहाल क्या करें, कानून है, हम उससे लड़ रहे हैं और हमें ये इंदिया भी दिया गया है कि आजम तारड़ साहब कह रहे हैं कि इसको तब्दील करें, मगर जब तक है मोहतात तो होना पड़ेगा। बिल्कुल एक कानून हमारे प्रोग्राम का भी। आमिर साहब मुझे बार बार ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे यंग से। स्टे विद अस। ब्रेक के
के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त हमें सीनियर सहाफ़ी राव खालिद साहब ने स्टूडियोज में ज्वाइन किया। बेहद शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी राव खालिद साहब, अदलिया की जो मामला चल रहे हैं उसके दो तरीके हैं देखने के। एक ये कि ऑफ कोर्स वकला जो हैं सड़कों पे भी आए हैं, एक्शन कमेटी भी बनी हुई है। उसके बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़ास तौर पे जजेस जो हैं वो ख़त भी लिख रहे हैं, वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस से मुलाकात भी कर रहे हैं। रिसिस्ट बज़ामत भी नज़र आती है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है इस तरह ही जजेस का आ रहे हैं। मगर दूसरा ये है देखने का जाविया कि हुकूमत बिल्कुल वो अपने जो है उसमें कामयाब जा रही है। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए पूरी अदालतों को जकड़ भी लिया है। आईनी अदालतें बन चुकी हुई हैं KP के अलावा और जो है बाकी जगह पे, और जो है बिल्कुल हर चीज़ उनके कंट्रोल में लगती है। जुडिशल कमीशन के ज़रिए वो जज भी अपनी मर्ज़ी के लगाते जा रहे हैं। और अभी राना सनाउल्लाह साहब का जो लेटेस्ट बयान आया, राव साहब से ही पूछते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ख़त तो इमरान खान ने भी लिखा है, पता नहीं उसके खिलाफ तो रेफरेंस नहीं बन सकता, उसका क्या करेंगे, उस ख़त का क्या इलाज करेंगे, और वो लिखे जा रहे हैं, एक और भी लिखेंगे अभी। बात यह कि ख़त लिखने का रिवाज कहाँ से शुरू हुआ और मीडिया को लीक करने का रिवाज कहाँ से शुरू हुआ। अभी तो जिसको एड्रेस होता था उसके पास नहीं पहुँचता था तो मीडिया में चलना शुरू हो जाता था और एक ख़ास ग्रुप पे आ जाता था कि जी ये फरमाया काजी फायज़ साहब ने उस तरह किया। जहाँ तक रेफरेंस की बात है तो वो राना साहब ये शौक़ पूरा कर लें, इमरान खान साहब ने भी किया था, काजी फायज़ साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजा था और उसके बाद अब तक PTI मामला वहीं से ख़राब हुए थे। जी बिल्कुल, PTI अपना इमरान खान साहब और सदर आरिफ अलवी अभी तक सफाइयाँ देते फिर रहे हैं वो उस रेफरेंस के हवाले से कि हमारा कोई नहीं था। वो उन्होंने भी जनरल फैज़ के खाते में डाल दिया था, वैसे आपस की बात है कि वो उनकी वजह से ये सारा हुआ था। तो बात यह है कि ये अगर करना चाहते हैं रेफरेंस बिस्मिल्लाह करें बिल्कुल, लेकिन जहाँ तक अदलिया की बात है हुकूमत के कंट्रोल में यकीनन है, लेकिन अगर अदलिया की रजामंदी ना हो, मेजॉरिटी ऑफ द जो जुडिशरी है, ख़ासतौर पे सीनियर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, उनकी अगर रजामंदी ना हो तो हुकूमत का कंट्रोल इस तरह से नहीं हो सकता। इसका मतलब हैंड इन ग्लव है। अभी तो वो अक्सरियत बढ़ गई है, नए जजेस 6 आ चुके हुए हैं, तो अभी तो अक्सरियत भी हो गई है। अब फुल कोर्ट भी आ जाएगा और उसकी तौसीक भी हो जाएगी। कभी इम्कान है 26वीं आईनी तरमीम के, उसके बाद तो फिर फेट कंप्लाई जिसे कहते हैं ना, बस हो गया जो होना था। इसके बाद ऑप्शन क्या रह जाती है? आप एक वर्ड यूज करते हैं फिग लीफ वो भी फारिग हो गया, पत्तों से नंगापन छुपाया जाता है। हाँ जी, बात यह है कि देखिए आमिर साहब, हमारे इलाके में ना सेम थोर का इलाका है, तो वो दीवारें ना नीचे से सेम खा जाती है, तो उसको फिर ना हम साल 2 साल बाद उसकी पुश्ती चढ़ाते हैं, उसके नीचे नई ईंटें लगाते हैं पुश्ती चढ़ा के। तो ये पुश्ती चढ़ा के जो है ये चलाई जाएगी, लेकिन अगर बुनियाद में सेम थोर मौजूद है तो साल नहीं 2 साल बाद फिर होगी। या तो आप हर साल 2 साल बाद को पुश्ती चढ़ाते रहें, जजों के ऐसे जजेस वहाँ पे रहें जो उस सारे सिस्टम को जो चल रहा है उसको आगे चलाने की उसी तरह से कोशिश करते रहें, तो फिर तो ठीक है। लेकिन जो मेरा ज़ाती तजर्बा है, जनरल ज़ियाउल हक का दौर हो, जनरल मुशर्रफ का, और ये इस किस्म की चीज़ें हुई, हर दौर में हुई, और फिर ये रिवर्स भी हुई। मगर ये फ़र्क ये है कि वो आप जो मिसालें 2 दे रहे हैं वो डिक्टेटरशिप्स हैं, ये कहने को जमहूरियत है। और यहाँ चीफ जस्टिस साहब ने भी बड़ा बुरा मनाया कि ये 5 जगह खत ना ही लिखते तो क्या था। और एक उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आधी तरक्की भी उससे आड़े आ गई, और स्पीकर साहब भी बुरा मना जाते हैं कि जी अगर कोई जज साहब कोई कमेंट दे दें कि इदारे जो हैं वो हवा हो गए हैं। देखिए ये बयानात है ना, अगर एक बंदा लॉजिक के साथ एक आर्गूमेंट आपके साथ कर रहा है, ख़त लिख के कर रहा है, उसमें हवाले दे रहा है, ये मसला है, ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, एक प्रॉपर आप उसका उसी तरह जवाब देना। आप 4 रिपोर्टरों को बुला के कहें कि जी मुझे अच्छा नहीं लगा ये उन्होंने जो ख़त लिखा और उससे फ़लाँ चीज़ इस तरह होगी, फ़लाँ उस तरह होगी। भाई आइन और कानून के आप पासदार हैं, आप बुनियादी हकूक़ के पासदार हैं, आप आइन और कानून के मुताबिक बताएं ना कि उसमें गलती क्या है। जो वो बात कर रहे हैं, अगर वो गलत बात कर रहे हैं तो आप उसी हवाले से। लेकिन चीफ जस्टिस साहब तो कह रहे हैं कि ये आदतें हम ठीक कर देंगे, वो पुरअज़्म भी हैं। या अफरीदी साहब वो कहते हैं खत लिखने की आदतें पुरानी, ये हम ठीक कर देंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा बस। हुकूमत अपने इख्तियारात अदलिया के साथ मिलकर जब इस्तेमाल करेगी,
अदलिया के साथ पहले एस्टेब्लिशमेंट मिलकर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करती थी, तो उस वक्त जो सूरत होती थी नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। फिर इमरान खान साहब के साथ ये हुआ। अब इसी तरह से फिर कभी कभी वो कहते वारियाँ दे खून है, कभी किसी की बारी लग जाती है, कभी किसी की लग जाती है। तो जब ये हैंड इन ग्लव हुकूमत होगी अदलिया के साथ तो यकीनन ये होगा, लेकिन कोर्ट पैक जरूरी नहीं है। पर मैं जो आपसे बुनियादी सवाल किया था कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त कौन जीता हुआ नजर आ रहा है, कौन कंट्रोल में नजर आता है, और ये कितना के पायदार है कंट्रोल? पायदार तो बिल्कुल नहीं आमिर साहब, यही मैं कह रहा था कि हमने पिछले दौर अदवार में भी देखा ही इस किस्म की चीज़ें की गई कंट्रोल करने की। आप डिक्टेटरशिप की बात ना करें, हम मियां नवाज शरीफ की 1997 की बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मीडिया के साथ जो कुछ किया आपके सामने है। 2/3 मेजॉरिटी सैफुर रहमान साहब बुला के, सैफुर रहमान साहब ने बुला के एक बड़े अखबार के मालिक को थप्पड़ मारा था अपने दफ्तर में, और उसके बाद पाबंदियां, वो अखबार नहीं छाप सकते थे। उसके बाद फिर आपने क्या किया? सज्जाद अली शाह के साथ जो कुछ किया, जिस तरह से उसको निकाला, बीबी को मुल्क से बाहर जाना पड़ा। जमहूरियत में जो एडिफिसेस बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी ये जो एहराम बनाए जाते हैं, तो वो जो चिंगारी का जो आप जिक्र कह रहे हैं कि वो कैटलिस्ट जो है वो कहाँ से आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, उसकी कोई आप जो है फिजिकल कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, इशारा दे सकते हैं? जी बिल्कुल। उसका देखिए सोशल मीडिया का जो नकार खाना है ना, जिसपे बड़ी बात होती है और फेक न्यूज़ और सारी ये बातें की जाती हैं। देखिए फेक न्यूज़ कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ नहीं रुकता, सच अपना कायम रहता है और चलता रहता है। अगर झूठ बोल रहे हैं तो आपकी बात भी लोग माने, फिर आप जब कहते हैं वो भी माने। तो वो जो एक चीज़ है ना, और अवाम को बेवकूफ़ समझना कि अवाम को वर्गला लिया गया, अवाम को इस तरह कर दिया गया। आप 1988 देखें, जब 11 साल ज़िया-उल-हक की हुकूमत रही, हर किस्म का प्रोपेगेंडा वन साइडेड, जिसमें इस्लामी टच भी बदरजा उत्तम मौजूद था, वो चलता रहा। लेकिन 88 के इलेक्शन में क्या हुआ? फिर 8 फरवरी को आपके क्या हुआ? तो ये चीज़ें तारीख का सबक तो ये है कि बयानिए जो हैं वो इखलाकी उससे मॉरल अथॉरिटी से जीते जाते हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कानून के जरिए हम करवाएंगे। कोई 12 करोड़ इंटरनेट यूज़ करता है, और जो लोग मुझे जो इतला आई है कि जो हर्जा सराई फरमा रहे हैं वो भी मिलियंस में जाते हैं। जी बिल्कुल यही है, लेकिन बात यह है कि उसमें सच ही बचता है। बाकी जो झूठ फ्रॉड बहुत लोग कर रहे हैं, हर तरफ से हो रहा है। इवन पीटीआई वाले अगर करते हैं वो भी पकड़ा जाता है, हुकूमत करती है वो भी पकड़े जाता है। अगर सिर्फ झूठ चल रहा होता, चीज़ें हो रही होती, आप जो भी कहते हैं उस पर अगर आपकी फॉलोइंग अगर 5 करोड़ हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत बात पे आप लोगों को कन्विंस कर लेंगे। चलिए फेक न्यूज़ के हम भी खिलाफ हैं, बस हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर इसका हल निकालें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। राव खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब थैंक यू सो मच। देखने वालों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।